कैमरा नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत के साथ आपका मेज़बान बिलाल अहसन हाजिर है। नाज़रीन, गो के पाकिस्तान के लिए आज एक खुशी का मकाम यह है कि पाकिस्तान 2026 में तो दाखिल हुआ, लेकिन एक अच्छी पेशरफ्त के साथ 2025 को हम छोड़ कर आए, तो 2025 में जो कामयाबी मिली उसको समेटते हुए हम 2026 में पहुँच गए। अब 2026 में सूरत हाल ये है कि आज 2 दिन गुजर गए, आज दूसरा दिन है 2 जनवरी। इस 2 जनवरी में इस वक्त जो वो साया जो 2025 का था, जिसमें कि दहशतगर्दी, सियासी अफरा तफरी, मईशत की कमज़ोरी, वो तमाम की तमाम चीज़ों को हम विरासत में लेते हुए 2025 के 2026 में दाखिल हो चुके हैं। गो के 2026 के हवाले से बहुत हमें एक उम्मीद है, एक उम्मीद ये है कि अल्लाह ताला जो हमने 2025 में जो हमारे पाकिस्तान की एक इज़्ज़त में इजाफा हुआ दुनिया में, वो 2026 में मज़ीद इजाफा होगा। अब रही बात ये कि हमारी हुकूमत जो है वो बहुत बड़े बड़े दावे करती है, और गुज़श्ता मेरे ख्याल है कि मईशत के जो भी तालिब इल्म हैं और जो मईशत को जानते हैं उनको पता होगा गुज़श्ता 50 से 60 बरस से एक ही बात कही चली जा रही है कि सनतकारों और ताजिरों को हम सहूलियात देंगे, उनके मसाइल क्या हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। और उसके बाद फिर हुकूमत जो है वो ताजिरों पे और सनतकारों पे एक बम फोड़ती है कि जनाब अली बरामदात में इजाफा करो। अब बरामदात में इजाफा करने के लिए लाजमी सी बात है कि बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, जिस तरह के एक सालन बनाने के लिए उसमें आपको इंग्रेडिएंट की बहुत सारी ज़रूरत होती है, इसी तरह आपको बरामदात को बढ़ाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ों को हल करना होता है। लेकिन हमारी हुकूमत जो है वो गुज़श्ता तकरीबन 40-50 वर्ष से हमने यही सुना कि वो एक ही रट लगाती है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो काबीने का इजलास बुलाता है और एक प्रेस रिलीज जारी होती है कि ताजिरों और सनतकारों को मराद दी जाएंगी, उन्हें सहूलियात दी जाएंगी और जो भी रुकावटें उनसे दूर की जाएंगी। लेकिन बहरहाल हमने आज तक जो है उसको रुकावटों को हटते हुए तो नहीं देखा, बल्कि रुकावटें और बढ़ी हैं, रुकावटें और बढ़ी हैं। 2025 पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा था, इसमें कोई शक नहीं है। बयान मरसूस में जिस तरह हमने के बाद हमने जिस तरह दुनिया ने हमारी अहमियत को जाना, या एक सूरत हाल ये हुई कि गुज़श्ता काफ़ी अरसों से 80 की दहाई से आप देख लें कि मुख्तलिफ जो प्राइवेट सेक्टर थे उसकी फ़रोख्त के सिलसिले में सिर्फ जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने एक थोड़ा सा स्टैंड लिया था कि उन्होंने बैंक्स, PTCL और के इलेक्ट्रिक को उन्होंने निष्कारी की थी। उसके बाद जो है निष्कारी का से हम दावा सुनते रहे, और अब 2025 में मौजूदा हुकूमत को एक क्रेडिट जाता है कि उन्होंने एक खसारे में चलने वाली कंपनी PIA को जो है उन्होंने निष्कारी की। और ये सबसे ज़्यादा खुशाइंद बात ये है कि हम बात करते हैं कि बैरून सरमायाकार को कि वो आएँ यहाँ पे आके जो है इन्वेस्टमेंट करें और यहाँ पर आकर जो है वो अपना प्रॉफिट भी जो है वो लेके यहाँ से जा सकते हैं। बहुत सारी मराद दी जाती है जो कि हमारे लोकल सनतकारों को नहीं दी जाती। लेकिन इसके बावजूद कोई भी सरमायाकार नहीं आता आपके इस खसारे में चलने वाली कंपनियों को खरीदने के लिए। और पाकिस्तानी ताजिरों को मैं सलाम करता हूँ कि उन्होंने एक कंसोर्शियम बनाकर और PIA को उन्होंने ख़रीदा, ताकि दुनिया को एक पैगाम जाए कि पाकिस्तानी सरमायाकार जो हैं उनको इत्मीनान है अपनी हुकूमत पे, पाकिस्तान पे, पाकिस्तान की पॉलिसीज़ पे, कि वो जितनी भी खसारा जाने वाली कंपनी है उसमें सरमाई करके के उसको ख़रीद रहे हैं। इसको हो सकता है कि उसके देखने के बाद बहुत सारे और जो इदारे हैं जो खसारे में चल रहे हैं उसको ख़रीदने के लिए जो है बाहर से आपके पास लोग आ जाएँ। लेकिन सूरत हाल ये है कि 2026 में हम पहुँच चुके हैं। आज हम इस प्रोग्राम में बैठे हैं, मसाइल मुश्किलात मसाइब वही हैं जो 2025 में थे, 2024 में थे, 2023 में थे, और पीछे चले जाएँ कि 90 की दिहाई से या 80 की दिहाई से, तो वही सारी प्रॉब्लम है। हम भी बात करते हैं, टॉक करते हैं, ताजिरों को हम मदऊ करते हैं, कुछ को हम वीडियो कॉल पे लेते हैं, कुछ को हम ऑन कॉल लेते हैं, बातें वहीं रिपीट हो रही होती है। लेकिन मैं कहता हूँ कि हमें है हुक्म अज़ान, हमारा काम है अज़ान देना, और हम अज़ान देते रहेंगे जो भी मसाइल हैं, ख़ासतौर पर इकनॉमिक के हवाले से। तो आज भी हम एक अज़ान देने के लिए मौजूद हैं, और इस अज़ान में पे जब जिन मेहमानों ने किया है आज मेरी इस प्रोग्राम के लिए, उनसे मैं आपका तारुफ करा दूं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आज मेरे पहले मेहमान है जनाब आसिफ सखी साहब, जो कि नायब सदर हैं FPCCI, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से यहाँ तशरीफ रखते हैं। थैंक यू आसिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मिलान। मेरे दूसरे मेहमान है जनाब सदाबहार शख्सियत हैं, काफ़ी प्रोग्राम में आप मेरे साथ देखते रहे होंगे, अजीम मोहम्मद अलवी साहब को। अजीम मोहम्मद अलवी साहब जो है वो सदर हैं साइट एसोसिएशन के, और एक एक्टिव ताजिर हैं और काफ़ी दस्तरस रखते हैं अपने तमाम इस उमूर पे जिसमें को हम इकनॉमी कहते हैं। बहरहाल हम आसिफ साहब की तरफ चलते हैं। आसिफ भाई, 2026 आ गया, 2025 को कैसे देखेंगे आप? 2025 में जो मुल्क में मुश्किलात थी बिजनेस कम्युनिटी की, उसमें अल्लाह का शुक्र है अब हम स्टेबिलिटी से निकल के ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं।
क्योंकि पिछले साल हमारी इकोनॉमी को स्टेबिलिटी मिली है। इसकी वजह यही है कि जो हुकूमत चल रही है इस वक्त, आसिम मुनीर साहब और अपना शहबाज शरीफ साहब मिल के, तो ये जो टीम चल रही है अगर ये इसी तरह चलती रही तो हमें बड़ी उम्मीद है कि आगे हम ग्रोथ की तरफ जाएंगे हल्के हल्के, क्योंकि इस वक्त भी हमें ग्रोथ में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी तो ग्रोथ नहीं होगी हमारी इकोनॉमी की। और एक्सपोर्ट में वही इशू है हमारे, गैस, बिजली, इंटरेस्ट रेट और ये सारे मसाइल हैं जो इस वक्त एक्सपोर्ट को हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं और एक्सपोर्ट हमारी नहीं बढ़ रही। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर बिजली के रेट भी कम होंगे, इंटरेस्ट रेट भी सिंगल डिजिट पे आएगा, तो इससे हमारी अगर एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो हमारी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा और मुल्क तरक्की करेगा। नहीं तो ग्रोथ कैसे आएगी, एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगा? हम जैसे कि मैंने यही मैं बता रहा हूँ ना, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए मैं कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम करना पड़ेगा ना। तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में मेन जो हमारा बिजली की जो प्राइस है वो काफ़ी आई है दुनिया से। दुनिया में 6-7 सेंट पे बिजली मिल रही है, बांग्लादेश, वियतनाम वगैरह में, और हमारे यहाँ इस वक्त 14-15 सेंट की बिजली चल रही है। बिल्कुल। तो हम उनका मुकाबला नहीं कर सक रहे इंटरनेशनल मार्केट में, हमारी प्राइस उनसे हाई होती है, जबकि हमें इतना बड़ा बेनिफिट मिला है इस वक्त अमेरिकन की मंडियों में कि हमारा टैरिफ कम है इंडिया के मुकाबले में, 19% है, इंडिया का 29% है, 50% है, मतलब हाँ 50%, सॉरी। तो हम फिर भी उस लेवल पे अभी नहीं पहुंच रहे एक्सपोर्ट में, क्योंकि हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ज़्यादा है, और हमारे असल में कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ हमारे यहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी नहीं है। प्रॉब्लम बहुत सारे हैं बिजनेसमैन को एक कारोबार करने के लिए। अभी मेरी इनसे बात हो रही थी अजीम भाई से कि 70 एजेंसियों को इन्होंने जवाब देना है, तो एक बिजनेसमैन कारोबार करेगा या इन एजेंसियों को जवाब देगा? तो हमें अपना कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी अच्छा, आप चूंकि नायब सदर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आपको ज्यादा इल्म होगा जी, और अजीम साहब भी चूंकि सारे एसोसिएशन के चेयरमैन, तो लाजमी सी बात है कि ये हुकूमत के दावे सुन के आप लोगों को हंसी नहीं आती कि हुकूमत के लिए कि हम ऐसा महसूस होता है उनको पता ही नहीं है कि मसाइल क्या हैं? नहीं, मसाइल सारे पता है हुकूमत को, ऐसा नहीं है कि कोई इशू नहीं पता। उनको बिजली के रेट का भी इशू पता है, गैस के रेट का भी इशू है, इंटरेस्ट रेट का भी उनको पता है, पर उनके लिए भी मजबूरी है कि इस वक्त IMF के प्रोग्राम में चल रहे हैं हम। अब इंशाल्लाह ये 2 साल हैं जो IMF का प्रोग्राम हमारा फाइनल हो जाएगा, फिर हुकूमत अपने आज़ादाना फैसले कर सकेगी, जिसकी वजह से जो आवाम को रिलीफ देना चाह भी रही है हुकूमत इस वक्त, वो दे नहीं सक रही, क्योंकि IMF के इंस्ट्रक्शन है कि आपने सब्सिडी किसी सेक्टर को नहीं देनी, कोई बेनिफिट नहीं देना। तो इस वजह से थोड़ा हुकूमत की फंसी हुई होती है। पेट्रोल की कीमत तो 10 रुपये कम कर दी, तो क्या IMF ने इजाज़त दे दी? नहीं, पेट्रोल की कीमत कम हुई है, पर पेट्रोल पे जो टैक्स हुकूमत ले रही है इस वक्त 100 रुपये तकरीबन पर जी जी लेवी के साथ, अगर ये हटा दे तो आपका पेट्रोल कहाँ है इस वक्त? 100-150 रुपये लीटर मिलेगा आपको, पर मजबूरी है इस वक्त आपको लेवी लेनी है, क्योंकि आपने अपनी इनकम भी दिखानी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। और IMF का कंडीशन है ना ये। अच्छा, मेरे साथ जूम पे जो है अंजुम निसार भी मौजूद है, लाहौर से अंजुम निसार भी मौजूद है, जो कि साबिक सदर हैं PCCI के और चेयरमैन भी साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, वो मेरे साथ जूम पे मौजूद हैं। तो जी आवाज आ रही है मेरी सर? जी मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है जनाब जी। अच्छा, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं आसिफ सखी साहब, जो कि फेडरेशन ऑफ PCCI के नायब सदर है, और जनाब सदर हैं साइट एसोसिएशन के अजीम अलवी साहब भी। तो मैं ज़रा अजीम अलवी साहब से बात कर लूँ, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। जी अजीम साहब, बताइएगा कि क्या 2025 कैसा था? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल 2025 मिला जुला था। एक नो डाउट अल्लाह ताला ने एक नुसरत हमारी झोली में डाली जी। अल्लाह ताला का एहसान है कि उसने हमें एक जंग जिताई। फिर अल्लाह ताला का एहसान है कि PIA बिक गया, और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसे एहसान हर महीने में 2 बार करे, कि जो ये सफ़ेद हाथी हमने पाले में, जिसकी भी पॉलिसी हो, कोई बात नहीं, आज नहीं चलेगी, तो जितनी जल्दी इनसे हाथ धोया जाए, जिसमें जो बिजली की तरसील के महकमे, जिनको हम डिस्कोस कहते हैं, जो जो लॉस में या प्रॉफिट में सारे निकाल दें, ठीक है, ताकि ये एक चीज़ सबको समझ में आ गई इस मुल्क के अंदर कि गवर्नमेंट का काम जो है वो कारोबार करना नहीं, गवर्नमेंट का काम है बाकी जो इश्यूज़ हैं उनको देखना, अपने ख़र्चों को कंट्रोल करना। अब बात होती है 2026 की। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मीडिया का बड़ा शुक्रिया अदा करूँगा, अवेयरनेस आप लोगों ने क्रिएट की। मैं सोशल मीडिया जो लोग पॉजिटिव हैं, सच बात करें, उनका बड़ा शुक्रिया अदा करूँगा, उन्होंने भी खबर पहुँचाई। अब जो अवाम है उसकी अवेयरनेस बहुत है। अगर कोई हुकूमती वज़ीर, कोई MNA, कोई MPA नई गाड़ी भी लेता है तो वो आ जाती है खबर।
अब आज एक इतनी गुर्बत, इतने गरीब अवाम, इतने पिसे हुए अवाम, उनके नुमाइंदों को भी अब थोड़ी मोटी कुर्बानी देने का टाइम आया है कि वो भी अपने जो उनके डेली के उनके रूटीन्स हैं उसमें थोड़ी सादगी अपनाएं और इस अवाम को अब कुछ रिटर्न मिलना चाहिए। अब जो फैसले होने चाहिए वो देखें, मुल्क है क्योंकि अवाम है। मैं कहता हूँ रियासत है तो सियासत भी है, मईशत और भी सारी अय्याशी हैं, बिल्कुल, ठीक है ना। अब हमें इस जिसको कहे धरती माँ को कुछ लौटा दो, तो टाइम है धरती माँ को कुछ लौटा दिया जाए, ऐसे फैसले किए जाएं, सही कड़वे होंगे, लेकिन पूरे मुल्क में आज तक बिला तफरीक आज तक जो तजुर्बा रहा है वो ये रहा है कि कुल्हाड़ी का रुख सिर्फ इस मासूम शहर की तरफ रहा है, कमजोर अफराद की तरफ ही जाता है ना, जो भी कह लें, कमजोर बुज़दिल, हम हर बात सुनते हैं, ठीक है ना। अगर हम कहीं ब्यूरोक्रेट्स के पास पहुंच जाएं, वो सारे इल्जाम हमें दे देता है, हमारा दिल कह रहा होता है यार असल में तो तुम हमसे अच्छी लाइफ तो तुम गुजार रहे हो। अब मेरी आपके प्रोग्राम से रिक्वेस्ट होगी गवर्नमेंट से, फील्ड मार्शल साहब से, कि एक तो जो भी फैसले हो रहे हैं खुदा के वास्ते स्टेक होल्डर्स को साथ बैठाएं। हम किसी काबिल नहीं होंगे लेकिन हमारी बात, हमें टाइम देना, 30 सेकंड बोल लो, जो भी अक्लमंद जिनको समझते हैं इसी मुल्क के अंदर जो भी बचा कुछ है ना, यहीं से जो रह गया है फ्लोर पे, ग्राउंड पे जो गिरा रह गया है ना, उधर ही से कुछ बीज बोकर कुछ मुल्क को खड़ा कर लें। वरना देखें, राइट डिसीजन एट राइट टाइम का बड़ी वैल्यू होती है, राइट डिसीजन एट रॉन्ग टाइम हमेशा बर्बादी होता है। डिसीजन लेने का टाइम है। अब मेरा ख्याल IMF, देखिए हमने IMF को हवा बना, IMF को क्या, एक बैंक को क्या चाहिए जी, उसको पैसे कैसे वापस मिलेंगे, उसको इससे मतलब नहीं आप उल्टे खड़े हो सीधे खड़े हो। इंडस्ट्री नहीं होगी, टैक्स आप नहीं जनरेट कर पाएंगे, आपके पेट्रोल बेच के लोग पेट्रोल भी कहां से खरीदेंगे, पैदल सफर करेंगे, ऊंट पे सफर करेंगे, ठीक है। पुराने दौर में तो वैसे ही जा रहे हैं, गैस इतनी महंगी हो गई, लोग पता नहीं क्या क्या जला रहे हैं। तो बात यह है कि कोई स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लें, हर कोई पाकिस्तान की तरक्की चाहता है। इस वक्त स्टेक होल्डर को नहीं लिया जा रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं? मेरा ख्याल में तो बिल्कुल भी नहीं लिया जा रहा। इसलिए आर्मी चीफ फील्ड मार्शल से भी आप लोगों की मुलाकात हुई, प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकातें हुई, उसके बावजूद देखिए बात वही है कि काश मैं और आप इस प्रोग्राम में बैठते और रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम होता कि हम यहाँ से उठते तो फैसले करके उठते और वो फैसले हम कायम कर देते। ठीक है, अच्छा मैं ज़रा अंजुम निसार की तरफ चलूँगा। अंजुम निसार साहब मेरे साथ मौजूद हैं, लाहौर से, साबिक सदर भी हैं PCCI के। अस्सलाम वालेकुम अंजुम साहब। अंजुम साहब मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है जनाब। अच्छा जी, सर जी आप माशाल्लाह चेयरमैन भी रहे, आप फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के, फिर चेयरमैन सार्क चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी हैं। मुझे बताइए कि 2025 आपकी नज़र में कैसा रहा? देखिए जी, मौशी तौर पर तो मेरे ख्याल में मईशत का तो जनाजा निकला है। इंडस्ट्रीज बेइंतहा इंडस्ट्रीज बंद हुई हैं और यहाँ से कैपिटल फ्लाइट हुई है। पहले तो ये कहा जाता था कि जनाब को 15-20 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो है सिर्फ UAE में हुई है हमारे पाकिस्तानियों की, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जनाब 100 बिलियन डॉलर की जो है ना हद को अबूर कर चुका है हमारे पाकिस्तानियों की इन्वेस्टमेंट। दैट शोज के हमारे मुल्क में जो अपॉर्चुनिटीज का जो गला दबाया जा रहा है और नई इंडस्ट्री तो लगनी क्या है, पुरानी इंडस्ट्री बंद हो रही है। तो इसी मायूसी में बहुत सारे लोग जो है वो देख रहे हैं कि गवर्नमेंट को ट्रेड बॉडीज जो है बारहा अपील कर रही हैं कि जनाब ये आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो महंगी है, आपका मार्कअप महंगा है, आपने एक्सपोर्टर्स के लिए जो एक सिलसिला बना रखा था पहले कि फाइनल टैक्स रिजीम, वो भी आप नॉर्मल में लेके आए, वहां भी फिर वही ऑडिट और वही मसले बात खड़ी कर रहे हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि जनाब हमारी एक्सपोर्ट गिर रही है, तो एक्सपोर्ट गिरने से पहले जो इकोनॉमिस्ट होते हैं कि हाँ जी एक्सपोर्ट आपकी किस तरफ जा रही है, हम उस वक्त हो चुकी होती है। अब देखें ना, ये आपका ट्रेड इम्बैलेंस, इंपोर्ट आपकी बढ़ गई है, एक्सपोर्ट आपकी कम हो गई है, ट्रेड इम्बैलेंस आपका बढ़ गया है। और इस दफा ये जो 5 महीनों के जो आदाद शुमार आए हैं, मेरे ख्याल में तकरीबन 4 महीने, जब पिछले महीने जब आदाद शुमार थे तो 15 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट था और इंपोर्ट आपकी जो है ना वो बढ़ती जा रही थी। तो देखें आप, पूरी दुनिया में एक्सपोर्टर्स ने कम्पीट करना है और वो किस तरह कम्पीट करेंगे। अब कंट्री पर सिंध गवर्नमेंट ने अपना एक सेस लगा रखा है
अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सेस 2% जनाब, अगर जो पंजाब में गुड्स जाएंगी या केपीके जाएंगी या बलूचिस्तान जाएंगी तो जनाब सिंध गवर्नमेंट 2% चार्ज करेगी एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सेस के मद में। अब अगर आपकी कॉस्ट ही घर से आप 2% एक्स्ट्रा कॉस्ट लेके चलेंगे। अंजुम साहब, इंफ्रास्ट्रक्चर टेस्ट को प्राइम मिनिस्टर ने खत्म नहीं कर दिया? नहीं, 1% खत्म किया ना? नहीं खत्म नहीं हुआ। वो सिर्फ जो खत्म हुआ है ना वो एक्साइज ड्यूटी खत्म हुई है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। वो 0.25% कोई मेरे ख्याल में कोई एक्साइज वगैरह का कोई सिलसिला था, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ चीज थी, वो उसको सरचार्ज वो खत्म किया है। अब ये 2% अगर आप एक्स्ट्रा कॉस्ट लेके चलेंगे आप, तो आप दुनिया के साथ किस तरह कम्पीट करेंगे? बिजली आपकी महंगी है, हमारे यहाँ बिजली 12.5 सेंट है। हमारे इर्द गिर्द के ममालिक जो जिनके साथ कम्पीट करना है हमने, उनकी जो 7-8 सेंट बिजली की प्राइस है। फिर कायबर जो आपका पहले 11 था, अब 10.5 हुआ है। हमारे रीजन में 3 से 5% तक है। तो देखें, जब कॉस्ट आपकी ज्यादा होगी तो आप किस तरह आप अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे? अब आपके आधे 150 के करीब आपकी स्पिनिंग इंडस्ट्री बंद हो गई। तो मेरा मतलब यही, आपकी जो रोजगार दे रही थी इंडस्ट्री, नई इंडस्ट्री लग नहीं रही। तो ये गवर्नमेंट को नजर तो सब कुछ आ रहा है, खामोशी तो मसले का हल नहीं है। अच्छा, नहीं, They have to do something। हर बात में ये कह देना कि जी IMF अपनी देखे तनख्वाहें जिसने बढ़ानी होती है, हर शोबा अपनी मनमानी कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात जिसकी करता है वो। अंजुम साहब, ये सेनेट में तनख्वाह बढ़ानी होती है, जजेस ने बढ़ानी होती है, किसी और ने बढ़ानी होती है, सारे बढ़ाई जाते हैं और कई 100% बढ़ाते हैं यकमुश्त जी। तो देखो वहां तो IMF कोई रुकावट नहीं डालता। मुझे बताया मिनिस्टरों की फौज इकट्ठी करनी है, वहां तो IMF कुछ नहीं कहता। साइट एसोसिएशन, चेयरमैन साइट एसोसिएशन जो है, जो रिलीफ की बात आती है, अजीम अहमद अलवी साहब कहते हैं कि स्टेक होल्डर्स को साथ मशावरत नहीं की जाती, ये दुरुस्त है? जी वे 16 ने दुरुस्त है। देखें, जो हमारे जो इस्लामाबाद में जो भी गवर्नमेंट में बैठे होते हैं, भले कोई गवर्नमेंट भी हो, उन्होंने कंसल्टेशन को तो समझा कि जनाब ये कंसल्ट करेंगे बिजनेस कम्युनिटी से तो ये कोई बहुत जुल्म कर लेंगे। तो मैं समझता हूं कि ये जो है ना, मेरा मतलब कंसल्टेशन का तो मेथड है ही नहीं। अब देखिए, रिसेंटली पहले गदून अमजई को 90 की दिहाई में हम जो है ना लेट 80s में और 90s में कहते थे गदून अमजई एक गलत पॉलिसी थी कि ड्यूटी फ्री आपने चंद 200-400 इंडस्ट्री को दिया और पूरे मुल्क की इंडस्ट्री को आपने डिस्टर्ब किया। फिर आपने फाटा फाटा वही रिपीट किया, पुरानी गलती दोबारा रिपीट की। अब ये 4-5 दिन पहले एक नया SRO आया है जी, 2488, उसमें उन्होंने कहा जो सुस्त बॉर्डर से चाइना की जो गुड्स इंपोर्ट होंगी उसमें इनकम टैक्स 6%, उस पे आपका जो है अपना सेल टैक्स 18% और आपका जो है ना एक्साइज ड्यूटी वो माफ होगी। अब ये आप क्या पैगाम दे रहे हैं? एक तरफ कहते हैं कि हमारे टैक्स के अदा पूरे नहीं हो रहे, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि जनाब सुस्त बॉर्डर से जो चीज इंपोर्ट होगी थ्रू चाइना, और वो 2-4 आइटम नहीं है, वो 2403 आइटम है। तो एक तरफ कहते हैं रेवेन्यू टारगेट पूरे नहीं होते, बात ये पूरी पाकिस्तान चीख उठा है। अंजुम साहब, पूरा पाकिस्तान चीख उठा है। अंजुम साहब जरा साथ रहिएगा, लेकिन मुझे साथ साथ ये भी बताते जाइए कि पंजाब में इंडस्ट्री की सूरत सिंध के मुकाबले में बेहतर है, ये इंडस्ट्रीज कहते हैं कि वहां इंफ्रास्ट्रक्चर भी। भाई कहां बेहतर है, कहां बेहतर है? इंफ्रास्ट्रक्चर सिंध के मुकाबले में ज्यादा बेहतर है पंजाब में जी। बहुत सारी इंडस्ट्री बंद हुई है और मेजरली आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हुई है। आधा आपकी तवज्जो एग्रीकल्चर की तरफ है। पिछले साल एक तरफ आप कहते हैं टेक्सटाइल हमारी 60% है, इंडस्ट्रीज को पानी के पैसे नहीं देने पड़ते, पानी के पैसे नहीं देने पड़ते। अमन अमान की सूरत हाल बेहतर है, अमन अमान की सूरत हाल बेहतर है, पानी के पैसे नहीं देने पड़ते, ठीक है। गैस भाई कहीं कम्पीट भी तो करना है ना। हाँ, अमन अमान तो ठीक है, बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है, कोई शक नहीं है, लेकिन भाई जो चीज आपने बनानी है अल्टीमेटली आपने कम्पीट भी तो करना है ना। और जब आपकी कॉस्ट ज्यादा होगी आप किस तरह कम्पीट करेंगे? और दूसरी तरफ आपने चाइना के साथ और बहुत सारे दीगर मुल्कों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया हुआ है, अब वो भी टैरिफ कम हो रहे हैं। लोकल इंडस्ट्री को तो आपने मजाक बना के रख दी है। तो 2026 में उम्मीद करते हैं कहां से आपने जॉब्स देनी है? 30 लाख जॉब जो सालाना चाहिए, जो नए लोग जो जॉब मार्केट में आते हैं, कहां से उनको जॉब देंगे आप? 2026 कैसा रहेगा? उम्मीद है कि मसाइल हल होंगे? और जनाब ये गवर्नमेंट अगर कुछ सीरियसली कुछ स्टेप लेगी मईशत को दुरुस्त करने के लिए, उसमें कोई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करे और कुछ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कंट्रोल करे, नीचे लाए। भाई हमने कम्पीट करना है, बना के घर तो नहीं सौदा रख लेना।
जो बनाना है कहीं बेचना है ना, अगर एक्सपोर्ट करना है तो दुनिया के ममालिक के साथ आपने कम्पीट करना है। अच्छा, हम खामखाई हर चीज को जो है ना अफगान महंगा कर ट्रांजिट देते हैं। अफगान ट्रांजिट के बंद होने से पाकिस्तान की मईशत पर कुछ फर्क पड़ा है? देखें, यकीनन पाकिस्तान से बहुत सारी चीजें अफगानिस्तान जा भी रही थी, वो इंडस्ट्री डिस्टर्ब हुई है, और बहुत सारी गुड्स जो वहां से जो अफगानिस्तान की यहाँ आ रही थी, उनके फ्रूट्स आ रहे थे, उनके कोयला पाकिस्तान आ रहा था, क्योंकि अफगान कोयला इज वन ऑफ द बेस्ट, इवन बेटर देन इंडोनेशिया एंड आपका जो साउथ अफ्रीका। लेकिन वो सारा सिलसिला वो भी रुक गया आपका। नुकसान तो दोनों तरफ है, उनको ज्यादा नुकसान हुआ होगा क्योंकि उनके यहाँ गंदम नहीं है, उनके यहाँ बहुत सारी ऐसी चीजें नहीं है जो हमारे पास मौजूद है, तो उनके यहाँ इन्फ्लेशन तो ज्यादा बढ़ गई है। मसाइल उधर भी है, मसाइल इधर भी हैं। वो तो ठीक है, एक मजबूरी के आलम में गवर्नमेंट ने उसको ट्रेड को बंद किया है कि क्योंकि वो बाज नहीं आ रहे थे, वो कंटिन्यूसली हमारे मुल्क में मुदाखलत कर रहे थे, तो ये तो कोई मुल्क भी बर्दाश्त नहीं करता। वो तो बात अपनी जगह वजह है। आप पूरी उम्मीद हैं 2026 में? भाई अगर हुकूमत जागेगी तो पूरी उम्मीद है। उम्मीद कोई मेरा ये तो नहीं है कि चांद निकल आए तो उम्मीद जाग उठी। ठीक, हम तो चीख रहे हैं कि यार अपने मसाइल को ठीक करें, कॉस्ट को ठीक करें, खामखा कॉस्ट बिल्ड ना करें। चले, अब ये काम तो गवर्नमेंट ने करना है ना, चले करेगी तो उम्मीद जागी रहेगी। बहुत शुक्रिया, उम्मीद मरी हुई है भाई। बहुत शुक्रिया अंजुम निसार साहब। ये थे साबिक सदर पीसीसी थैंक यू भाई, और ये चेयरमैन भी थे साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के। मैं आसिफ साहब की तरफ से आता हूँ, जो बातें वो कर रहे हैं वही बातें आप कर रहे हैं, तो सवाल ही पैदा होता है कि फिर हुकूमत क्यों अंधी है? नहीं, हुकूमत को सब पता है, हुकूमत से कोई चीज़ छुपी हुई तो नहीं होती, हुकूमत को हर चीज़ का नॉलेज है। अब वही मैं कह रहा हूँ, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर जो हमारी बात चल रही है, मीटिंग्स होती हैं, उसमें हमें ये तासुर मिल रहा है कि अगले साल बिजनेस कम्युनिटी का मसाइल हल होंगे। अच्छा, एक चीज़ और भी है, आप चूँकि क्लियर फॉरवर्डिंग से आपका ताल्लुक ज़्यादा है, बंदरगाहों की सूरत हाल की वजह से भी सुना कि वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो रही है कि वजह से भी हमारी कॉस्ट पूरी दुनिया के अंदर जो है वो एक जो टाइम होता है उस टाइम से ज़्यादा जो है हमारा ज़्यादा लग रहा है क्लियरेंस में। इम्पोर्ट एक जहाज़ जो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो 14 दिन में खाली हो जाती है, हमारे यहाँ महीना लग जाता है। नहीं, इसके अलावा हमारा मेन प्रॉब्लम ये है कि जब जैसे ही हमारी इम्पोर्ट बढ़ती है, हमारी पोर्ट की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतना लोड बर्दाश्त कर सके। अब इस वक्त भी क्लियरेंस ड्यूल टाइम बढ़ता जा रहा है, हमारा 3-4 दिन पे पहुंच गया है। और दूसरा 2-3 वजह है कि अफगान ट्रांजिट का कार्गो जो पड़ा हुआ है पोर्ट पे, जगह शॉर्ट हो जाती है। और दूसरा हमारा क्लियरेंस सिस्टम इतना कभी कभी डिले चल रहा होता है, उस वजह से डिले हो जाता है। फेसलेस सिस्टम को कोई फायदा हुआ? फेसलेस का फायदा हुआ है, पर उसमें अभी बहुत सारे मसाइल हैं। करप्शन है उसमें भी? नहीं, करप्शन तो अपनी जगह वो तो कोई प्रूफ नहीं कर सकता करप्शन को, पर मसाइल तो हैं, क्योंकि मसाइल 100% जब तक हल नहीं होंगे तो कोई भी सिस्टम कामयाब नहीं होगा फिर। और पहले के मुकाबले में इस वक्त फैसलेस बेहतर जा रहा है और उसमें क्लियरेंस स्पीडी हो रही है। और कुछ कंसाइनमेंट हैं जो डिले हो रहे हैं, जिसमें 8-8, 10-10 दिन भी लग जाते हैं, और उसमें अब कस्टम भी पूरी कोशिश करती है कि जल्द से जल्द क्लियर हो, क्योंकि चेयरमैन FBR साहब ने पूरी नज़र रखी हुई है इस वक्त कराची पोर्ट पे ख़ास तौर से, और डेली रिपोर्ट जाती है, उसको वो चेक करते हैं और उसके मुताबिक फिर हमारी बंदरगाह जी बराबर में हमारी बंदरबास है, चाबहार है या मुंबई है, गुजरात है, इसके मुकाबले में कहाँ रखेंगे आप इसे? नहीं, हमारी बंदरगाह उनसे ज़्यादा एफिशिएंट चल रही है। एफिशिएंट चल रही है हमारी? हाँ, हमने तो सुना चाबहार जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट। नहीं, चाबहार पे तो इस वक्त कोई इतना काम ही नहीं है ना उस पोर्ट पे। तो भाई है, क्यों नहीं है? नहीं, इंडिया की अपनी ने बनाई जरूर है, अफगानिस्तान भी ज़्यादातर वहीं से कर रहा है। नहीं, अफगानिस्तान को तो बहुत महंगा पड़ रहा है। जब से हमारा बॉर्डर बंद हुआ है ना, यहाँ अफगान ट्रांजिट ट्रेड वहाँ गई और उनको कॉस्ट इतनी ज़्यादा हुई कि उन्होंने वहाँ बंद कर दिया काम। वो तो इंतज़ार कर रहे हैं कि पाकिस्तान से खुले अफगान ट्रांजिट, ताकि दोबारा यहाँ से कर सकें, क्योंकि बंदर अब्बास से इनकी कॉस्ट बहुत बढ़ी है। मतलब इर्द गिर्द के खत्ते की जो बंदरगाह उसके मुकाबले में कराची पोर्ट कासिम और कराची बंदरगाह वो बेहतर है। जी हाँ। नाज़रीन, यहाँ पर मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इजहार मलवी साहब बैठे, साइट का एरिया जो है वो एरिया साइट का कराची का जो है, हम कहते हैं कि पहला या दूसरा जो भी बहुत बड़ा सनती जोन है, उसकी जो सूरत इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से और गवर्नमेंट सिंध हुकूमत की जो अपने दावे हैं उस पर हम बात करेंगे इजहार मलवी साहब से एक छोटे से वक्फे के बाद। साथ रहिएगा। नाज़रीन, प्रोग्राम के हम दोबारा हाजिर हैं और हम ये देख रहे हैं कि जो बातें जो मैंने अपने इंट्रो में कही थी वही बातें हमारे ताहिर हजरात कर रहे हैं। वही अंजुम निसार जो कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो साबिक प्रेसिडेंट भी थे, उन्होंने भी लाहौर से बैठ के जो गुफ्तगू की, उनकी भी यही एक रोना है। मैं आसिफ अजीम अलवी साहब की तरफ आऊँगा। अजीम साहब, जो मैंने बात कही वो पॉलिसीज अपनी जगह, वो वफाक की है ना,
टैक्सेस लगाना, ये करना वो करना। सिंध हुकूमत क्या कर रही है? आपका जो साइट एरिया है, आप उसको बड़ा सनती जोन करंगी को पहला कहते हैं या साइट को कहते हैं? देखिए साइट 5,500 एकड़ पे है। हाँ, कोई मुकाबला नहीं है। नहीं हम सबसे बड़ी इंडस्ट्री है ना। अब आप मुझे बताएं उसका इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से क्या सूरत है? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमें फेडरल ने भी दिया, उसमें हम 28 सड़कें बना रहे हैं और अभी हमें सिंध गवर्नमेंट ने भी कमिट किया विद इन फ्यू डेज इंशाल्लाह ताला वो भी हमें 2 अरब रुपए दे रहे हैं। और किसको दे रहे हैं? वो साइट एसोसिएशन को दे रहे हैं। साइट एसोसिएशन या साइट लिमिटेड को दे रहे हैं? इस बार फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री साइट एसोसिएशन को पैसे मिल रहे हैं। इसलिए कि मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब ने तो साइट लिमिटेड को दिया है, जो प्रोफेसर एहसन इकबाल दे गए थे 5 अरब रुपए। जी बिल्कुल। तो वो कहाँ गए? वो अभी उस पर 28 सड़कें हैं, स्टिल अंडर प्रोसेस हैं, उस पर काम हो रहा है। उस पर हमने अपनी वर्क्स कमेटी एसोसिएशन एक बनाई हुई है, ओवरसी कमेटी बनाई हुई है। वी ट्रैवल लेवल बेस्ट के उसको हम देखते रहे हैं, उसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो रेक्टिफाई कराते रहे, लेकिन उसमें हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है ऑनेस्टली स्पीकिंग। हालांकि जो में बड़ी करप्शन हुई है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन एक जो जनरल एक चीज़ है कि मेयार की, हमारे मेयार की नहीं है, उसमें मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री जाम अकरम दारेजा भी हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं और वो भी हर 15 दिन पे आ रहे होते हैं साइट में और चीज़ों को। हमारी पूरी कोशिश है एक अच्छा लुक इस इंडस्ट्रियल एरिया को दिया जाए। टेंडर जो है अनकम्पिटेंट लोगों को दे दिया गया था, जो जाके कोर्ट में जाके चैलेंज भी हो गया। देखिए ये तो यहाँ तकरीबन हर चीज़ मतलब इवेंचुअली हर चीज़ को गलत साबित कर देगी कि अगर ये रोडें आपको अच्छी बनी हुई नज़र आ गई। अब थोड़ा सा जो वहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मेरी उनसे भी गुजारिश होगी कि बिल्कुल इन रोडों का ख्याल करें और अगर कोई भी इस पर कचरा फेंके, कोई भी और तकरीबी कार्रवाई हो जो कि लोग करते हैं, तो क्योंकि यहाँ अनफॉर्चुनेटली कराची में इंक्रोचमेंट का, और चाहे वो सॉफ्ट हो या चाहे हार्ड हो, इसका बहुत ज़्यादा हो गया। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से भी मेरा इसी तवज्जुह से होगा कि मैं ये उनसे मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि जी कराची में जो इस स्पीडी वे में इंक्रोचमेंट हो रहा है उसके ऊपर कोई कार्रवाई करें। किससे कर रहे हैं? मैं पुलिस से भी कर रहा हूँ, रेंजर से भी कर रहा हूँ। कचरा कौन फेंकता है? कचरा जो भी फेंकता हूँ। कौन फेंकता है? जो भी फेंकता, फरिश्ते आके फेंकते हैं। अगर कोई भी इंडस्ट्रीज फेंक रहा है मैं उसको पेनलाइज करूंगा। सर आपका एसोसिएशन है, आपका निजाम है, देखिए आप पकड़े उनको, उनका काम साइट लिमिटेड को पकड़ना थोड़ी, उनका सीएम को पकड़ना थोड़ी, आप पकड़े ना। आपने भी एक मैं किसको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आपके वो भी सिंध गवर्नमेंट की। देखें हर इंडस्ट्रियल एरिया में आबादी है, ठीक है ना, है हम आबादी में नहीं जाते, लेकिन अगर कोई इंडस्ट्रीज फेंक रहा है उसको हम बिल्कुल हम करते हैं। आपके यहाँ सेफ्टी कैमरे लगे हुए हैं, आप मॉनिटर करें कौन कचरा फेंक रहा है, कौन रोड सड़कें तोड़ रहा है। 120 कैमरे हैं, हर फैक्ट्री के बाहर तो कैमरा नहीं है, हर रोड पे कैमरा नहीं है। इवेंचुअली कलेक्टिव एफर्ट्स होते हैं, ठीक है ना, कलेक्टिव एफर्ट्स किए जाएं तो इंशाल्लाह ताला ये जो तरक्की है। जी मैं आपसे बात करता हूँ। मेरे साथ दीवान फखरुद्दीन साहब दुबई से मेरे साथ लाइन पे हैं और ये चेयरमैन है पाकिस्तान यूएई बिजनेस काउंसिल के, जनाब दीवान फखरुद्दीन साहब जो दुबई से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम बिलाल साहब, खैरियत से हैं आप? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करूंगा। पहले ये बताएं। जी हैं? जी क्या कहा आपने? दुबई में सर्दी हो रही है नहीं हो रही है? जी बड़ा अच्छा वेदर है। मैं तो कहूंगा कि एक शो यहाँ दुबई में भी होना बड़ा जरूरी बनता है। माशाल्लाह। हाँ। और मेरे दोस्त हमारे भाई हैं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब भी आसिफ सखी साहब बड़े अच्छे, इनको साथ लेकर आऊंगा मैं। जी बिल्कुल, बल्कि मैं कहूंगा भी गल्फ फूड आ रहा है। हाँ। देखिए गल्फ फूड आ रहा है, फिर इसके बाद अरब हेल्थ आ रहा है। मैं आपको के तवज्जुह से बिल्कुल आपने बताया कि देखिए हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा चैलेंज है लॉन्ग टर्म चार्टर ऑफ इकोनॉमी। मैं आपको दुबई के एग्जांपल्स दूंगा कि अभी इस वक्त दुबई, आपको पता है पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स यहाँ आके बिल्कुल जो आपको बताया पीछे हमारे लोगों ने कि इतना फंडिंग इस वक्त 4,500 2025 में नया बिजनेसमैन रजिस्टर्ड हुआ है यूएई में, पाकिस्तान तो पाकिस्तान जी बिल्कुल पाकिस्तान का, जो आपको बताया गया पीछे अंजुम साहब ने भी कितना फंड्स ट्रांसफर हो रहे हैं। तो और फिर हमारे साथी ने भी कहा कि स्टेक होल्डर, देखिए इस वक्त पाकिस्तान का जो बजट है आई थिंक जो भी 14-15 ट्रिलियन है उसमें 80-90% स्टेक बिजनेसमैन का है। तो बिजनेसमैन को लेके जाना एक बहुत बड़ा मतलब उनको स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। फिर हमारी अब जिस तरह मैं आपको बताता हूँ, दुबई जैसा कंट्री इज द रिचेस्ट कंट्री कहलाते हैं, इसमें 8 सेंट का इलेक्ट्रिसिटी का रेट है, ठीक है, हम 12-14 सेंट पे जा रहे हैं, इंटरेस्ट रेट कम है। फिर यहाँ जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस लोगों को
जो 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 दुबई के जो लोग हैं बड़ा रिगार्डलेस और उसको बहुत ऑन बोर्ड रखते हैं कि किस तरह बिजनेस में इन्वेस्टमेंट। अभी अभी इन्होंने 3-4 फ्री जोन्स के लिए प्रपोज किया है, 1-1 साल का एनहांस दे रहे कि जी आप आए यहाँ पे। देखिए ये पोटेंशियल होता है, एक इज ए लॉन्ग टर्म चार्ट। और मैं जो आपको कहूंगा लॉन्ग टर्म चार्ट ऑफ इकोनॉमी बहुत जरूरी हमारे मुल्क में, जिससे हम काफी बेनिफिट ले सकते हैं। जी, एक हुआ था मिसाक जमहूरियत, तो उस मिसाक जमहूरियत का क्या हशर हुआ तो आपको पता ही है। तो ये अब आप जो मिसाक मईशत करने जा रहे हैं, तो मिसाक मईशत का क्या हशर होगा पाकिस्तान में, तो उससे कुछ है आपको खौफ है, आता नहीं आता? इसलिए कि एक एग्रीमेंट होने के बाद जब अगली हुकूमत आती है तो वो उसको डिसऑन कर देती है, डिसऑन कर देती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के आप चेयरमैन भी हैं, जी जी, क्या फायदा होता है पाकिस्तान अगर पाकिस्तान और यूएई के जो बिजनेस काउंसिल बनाए, तो इससे हमारे मुल्क का क्या फायदा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता सकता हूँ बिजनेस के लिए। देखिए जो दुबई है इज द सेकंड, आप इस्लामाबाद या लाहौर के डिस्टेंस से दुबई इज द, आपको नई एनवायरनमेंट मिलती है। और इस वक्त अभी इस बार हमने 10 से 12 बिलियन। मैं आपकी बात दुरुस्त समझ रहा हूँ, मुझे ये बताइए कि क्या, अगर हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूँ, कि क्या पाकिस्तान से बिजनेसमैन को दुबई ले जाने में आप फैसिलिटेट हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहा हूँ, क्योंकि हमारे मुल्क में पूरा हमारा रेवेन्यू लॉस हो रहा है। बिल्कुल, तो आप खुद भी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, मतलब कि इंडस्ट्रीज को पाकिस्तान के वो दुबई आ जाएं? नहीं, मैं तो समझूंगा कि ये हमारे मुल्क के लिए तो ऑफ कोर्स अगेंस्ट रहेगा ना, तो मैं नहीं चाहूंगा कि, मगर मैं समझता हूँ उन स्टैटिस्टिक, उनकी जो स्ट्रैटेजी प्लानिंग है, क्यों ना हम इसको पाकिस्तान के लिए करें। और मैं आपको देखिए, मैं आपको दुबई का एक विजन बता रहा हूँ। अभी दुबई ने रिसेंटली पाकिस्तान में अपना चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ऑफिस कायम किया है। देखिए उनकी पुट में उनकी माइलस्टोन्स बता रहा हूँ कि क्या देख के उन्होंने, किसी कंट्री का चैम्बर नहीं है इस वक्त, मतलब हमारे मुल्क में। तो दुबई पाकिस्तान को बहुत अच्छा देख रहा है कि बड़ा पोटेंशियल इस कंट्री में, अपना ऑफिस के लिए वो देखते हैं हमारे लिए फ्यूचर है। हम इसमें एग्रीकल्चर में बहुत सारे काम कर सकते हैं। आपको पता है हमारे ही रॉ मटेरियल्स, मैं आपको राइस की एग्जांपल दूंगा, सारा यहाँ रीपेक होके दूसरे लोग उसका बेनिफिट ले रहे हैं माल भाई। तो क्यों हम इसको अपने ग्रास रूट लेवल से इसको इस डायरेक्शन में ले जाके इसको इम्प्रूवमेंट करें? अच्छा जी, तो मुझे दीवान साहब, मुझे टाइम कम है, इस वजह से जरा मुख्तसर जवाब दे दीजिएगा। जी जी प्लीज। मुझे एक बात बताइए कि एक इल्ज़ाम है जो आप सोशल मीडिया पे भी देख रहे होंगे, और एक इल्ज़ाम है कि यूएई नहीं चाहता कि ग्वादर पोर्ट जो है वो एक्टिव हो, या ग्वादर पोर्ट के एक्टिव होने से कुवैत हो गया, ओमान है, या आपके यूएई है, इनके पोर्ट पे, ये सिंगापुर है, इनके पोर्ट के पे गहरे मतलब मनफी असरात मुरतब होंगे। तो आप क्या नहीं समझते कि गवादर को नाकाम करने में बहुत सारे हमारे दोस्त लोग भी शामिल हैं? देखिए, मैं इसको इतना समझते नहीं सकूं, मगर माइट भी आप राइट हो सकते, बट मैं इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। मगर आप देखें, सीपेक भी तो है ना, चाइना भी तो हमारे साथ कर रहा है। देखिए इनके इंटरनल पॉलिसीज होती है, बट आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ मुझे लग रहा है, क्योंकि दुबई एक अपनी उसकी स्ट्रेटेजी, अपनी प्लानिंग, और काफी बड़ी पोजीशन लिए हुए इस वक्त। आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा हब, आपको नंबर्स आए होंगे रियल एस्टेट्स की, और हर चीज के भी बिजनेस हब्स बना रहे हैं, हर चीज में वो अभी आपको इतना बड़ा इंडस्ट्रियल जोन पे जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उस गवादर पोर्ट से इनको इतना इमेज इनका बिल्ड होगा। आई डोंट थिंक सो। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये थे दीवान फखरुद्दीन साहब, जो कि पाकिस्तान यूएई बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन हैं। ये बात कर रहे थे। आसिफ भाई, इज इट राइट कि गवादर को नाकाम करने में दुश्मन तो दुश्मन, बहुत सारे दोस्त मालिक भी शामिल हैं? नहीं, ये अफवाहें चल रही हैं दुनिया में, ये पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है। सोशल मीडिया में तो आप देखें ना, हर खबर को आप कंफर्म नहीं कर सकते ना सोशल मीडिया की। तो ऐसा हो नहीं सकता कि हमारे गवादर पोर्ट से दुबई को, मुझे नहीं लगता कोई फ़र्क पड़ता हो, क्योंकि दुबई अब इस वक्त जिस जगह जा रहा है, दुनिया की नंबर 1 डेस्टिनेशन हो गई है सब बिजनेसमैनों की। रशियन, इंग्लैंड, दुनिया, अमेरिकन, सब दुबई शिफ्ट हो रहे हैं। तो उसको क्या बड़ी वो गवादर के पीछे हमारे खिलाफ साजिशें करे? उनका बिजनेस मॉडल ही अलग है दुबई का, उससे हमारे से कोई, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हो। इसलिए कि आप चूंकि जिस शोबे से हैं, बंदरगाह उसमें शामिल है, उसमें इसमें पता है यूएई ने जो है वो कराची पोर्ट में भी बर्थ लिए हुए हैं,
यूएई की कंपनीज हैं जी हाँ, कोई भी है तो गवर्नमेंट की सपोर्ट होती है ना, गवर्नमेंट की सपोर्ट होती है। चाइनीज कंपनीज ने ली हुई है, 2 बड़ी बोर्ड चाइनीज कंपनी ने ली हुई है, बल्कि एक जमाने में सिंगापुर ने भी लिया हुआ था, ठीक लिया हुआ है। था। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि चूंकि आप बंदरगाह में तो आप क्या नहीं समझते कि बहुत सारी जो चीजें हैं, जो खित्ते की बहुत सारी कुव्वतें हैं, वो कराची पोर्ट को या ग्वादर को कुछ पॉलिसीज में जो है वो की वजह से भी जो है उसका फायदा उठा रहे हैं कि पाकिस्तान की बरामदाद उस तरह नहीं बढ़ रही है। बरामदाद में देखें, पाकिस्तान की बरामदाद में जो कमी आ रही है या हम बरामदाद आगे नहीं बढ़ा सक रहे, उसकी वजह हमारी इंटरनल है अपनी। हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतनी ज़्यादा है, उसमें दुबई क्या करेगा या कोई और कंट्री। जैसे मिसाल के तौर पे मुझे याद अच्छी तरह अभी जो ट्रांसपोर्ट का हड़ताल हुए थे, जी हाँ, इस ट्रांसपोर्ट की हड़ताल में जो है लोगों के जो सामान जो है वो पोर्ट में आकर 15 दिन उस पर डैमेज लग गया। डिटेंशन एंड डैमेज की वजह से प्रोजेक्ट जो खौफजदा होता है आज का, अगर डैमेज और डिटेंशन 50% भी हो जाता है तो उसकी कॉस्ट में तो वो फर्क पड़ गया ना। इधर जो है ना कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गया हमारा। हाँ। जो 15 दिन स्ट्राइक हुई, वही मैं कह रहा हूँ ना, आपकी जितनी इंपोर्ट्स की गुड्स थी उसमें कीमतें तो बढ़ गई ना, कीमतें बढ़ गई। अब इसको कम करने के लिए हुकूमत को ये चाहिए कि कोई ऐसी कौंसिल बनाए जिसमें शिपिंग, पोर्ट्स एंड बिजनेस कम्युनिटी एक ज्वाइंट कौंसिल हो, जो इस टाइप के कोई इशू आए तो जो बिजनेसमैनों को फेवर चाहिए हो उस कौंसिल की मीटिंग में फाइनल हो। जिस कोरोना के दौर में तो माफ किया था, नहीं माफ किया था पर मिला नहीं किसी को नहीं मिला, किसी को कुछ अच्छा नहीं मिला। चलो ठीक। इस बार जी अजीम साहब, आप चूंकि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप इस बात को ओन करते हैं कि ये जो डैमेज पड़ता है, ये जो डिटेंशन होती है, इसकी वजह से आपके माल जो है महंगा हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। देखें, हर एक जो एक प्रॉब्लम आती है उसके सॉल्यूशंस निकाले जाते हैं, और ये दुनिया भर में कोई ना कोई इश्यूज प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, उसके सॉल्यूशंस निकाले जाते हैं। ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल की, उनके बहुत सारे वैलिड इश्यूज होंगे, बहुत सारे अनवैलिड इश्यूज होंगे, बिल्कुल सही। और इवेंचुअली 18-20 दिन बाद जब यहाँ के कारोबारी हल्के को इतना नुकसान हो गया, कराची चैम्बर भी उसमें बहुत इन्वॉल्व हुआ, सभी कुछ हुआ। काफी देर से आया कराची चैम्बर, 6 से 7 दिन के बाद आया। नहीं, आपको शायद होगा, लेकिन खैर दूसरे दिन से सर, मैं तो फील्ड में था, मुझे तो अंदाजा है, उन्होंने फोन कर दिया 6 से 7 दिन के बाद चैम्बर कूदा है मैदान में। बेसिकली वो ये चैम्बर या फेडरेशन के कूदने से नहीं होगी, हुकूमत को हमेशा की कमेटी बनानी, चैम्बर और फेडरेशन की आवाज ऊपर तक जाती है, आवाज तो जाती है। जी अलवी साहब बनी। अच्छा, मेरा ये कहना है कि सोल्यूशन एक इसका ये भी था, जो पहले आपको याद होगा, बल्कि पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है कि कंटेनर्स मूव करते हैं रेलवे सिस्टम पे। बिल्कुल ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह अंग्रेज यहाँ पटरी बिछा गए, तो हमने तो कुछ नहीं 1 फीट बिछाई, लेकिन वो बिछा गए थे, तो हम क्यों ना उसको यूज़ कर लें आगे के लिए। देखें, इससे कराची का ट्रैफिक भी कम होगा, ठीक है ना। कराची में जो इतने रात में ट्रालर हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, हम आउटसाइड कराची को इनका बना सकते हैं कि सारा ट्रक स्टैंड जो भी ट्रक अड्डा है वो वहाँ जाके यहाँ से 100 किलोमीटर पे बन जाए, अगर वहाँ रेलवे सिस्टम नहीं जाता वहाँ के लिए, वरना ऑल ओवर द पाकिस्तान इस रेलवे सिस्टम से आप आपकी बात कंटेनर मूव करें। हमारी हुकूमत की जो अपनी सोच देख लें, रेड लाइन बन रही है, ग्रीन लाइन बन रही है ना, बेड़ा गर्क कर दिया ना स्टेशन। आप इसकी जगह आप मेट्रो 10 बना देते हैं हैंगिंग ब्रिज पे, जैसे लाहौर में बनना, मुल्तान में बनना। तो मेरा कहने का मकसद ये कि मोटरवे हमारे यहाँ बड़ा मशहूर है कि मोटरवे बन रहा है। एक इल्ज़ाम भी है खासतौर पर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पे कि मोटरवे इसलिए बनाते हैं कि जनाब वो पेट्रोल कम माफिया जो है, जो कमीशन माफिया है, उनका फ़ायदा होता है। नेचुरली आज तक हम मरी में रेल लेके नहीं जा सके, हम स्वात में रेल लेके नहीं जा सके, हम कश्मीर में रेल लेके नहीं जाते। इंडिया में देखिए मकसूद कश्मीर श्रीनगर तक रेल जाती है, तो वो तो अपनी जगह है। लेकिन रेलवे लाइन की जो आप बात कर रहे हैं, इसमें तो साइट एरिया है, खासतौर पे करीब है, कोरंगी फिर भी दूर पड़ता है। तो आप लोग अपनी इनिशिएटिव क्यों नहीं लेते कि रेलवे लाइन को आप लोग कहने कि रेलवे लाइन बिछाएं, हुकूमत को प्रेशर डालें। इस साइड में रेलवे लाइन है नहीं है तो सही, लेकिन वो रेलवे लाइन ऐसे जैसे नाज़िमाबाद का आपका स्टेशन है, नाज़िमाबाद है, ऑल द वे साइड की इंडस्ट्रीज के बीच में से होता हुआ लेकिन वो पोर्ट को ज्वाइन कर रहा है, वो सब कब्जा हो चुका है, वो सब उस पर काबिज हो चुके हैं नहीं कि वो सर्कुलर रेलवे नहीं खुल पा रहा है इसी वजह से। देखिए, अगर जब जिस दिन इनकी विल होगी, जिस दिन तय कर लिया खोलना, उस दिन खुल जाएगा। क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ जो शहर की ट्रैफिक है ना, वो रेलवे से कंट्रोल नहीं होगी। जो शहर में गुड्स से ट्रांसपोर्ट हो रही है, होगी सर, नहीं लोकल नहीं हो सकती। हाँ, आपको जो ड्राई पोर्ट भेजना है उसके लिए काम हो रहा है, ट्रेन से कार्गो जाना शुरू हो गए हैं ड्राई पोर्ट्स में। नहीं, मेरे कहने का मकसद ये, मैं सुन लें, पोर्ट से सीधे रेल के जरिए जो है साइट पे जाए। सुनिए, साइट में एक जगह जैसे ड्राई पोर्ट बनती है, साइट पे उतार दें और साइट में ही फिर ट्रक उसको लोड करके कारखानों में जाए, तो उससे मेन रोड्स पे आपके ट्रक नहीं आएंगे। नहीं, आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, डबल आपको टोल टैक्स। देखें, मैं सॉरी भाई, साइड में 100 कंटेनर एक दिन के होंगे, 1000 अल्लाह करे, ठीक है ना, कोई बात नहीं,
लोकल इंडस्ट्री पे हो रहा है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो इतना इस वक्त लोड आया हुआ है, आप अगर इस वक्त उन रास्तों पे जाएं जहां से कंटेनर मूव होते हैं, टोटल ब्लॉक है, तो व्हाई डोंट हम इसको शहर से बाहर क्यों नहीं ले जाते? जो आउटसाइड द सिटी, जो भी ऑल ओवर पाकिस्तान का जो कंटेनर है, हम जो भी फैसले करना हम शहर से बाहर ले जाके करें। इस शहर को लिवेबल शहर बनाना है, सिर्फ टैक्स नहीं लेना है। अभी तो इन्होंने ट्रांसपोर्टर ने हड़ताल की थी, उनका एक तो मुतालबा ये था कि ट्रक स्टैंड जो हॉक्सबे वाला है, इसमें 350 से 400 एकड़ जमीन की उन्होंने मुतालबा किया है। तो कोर्ट के जो ऑर्डर था कि ये तमाम की तमाम जो है वो वहाँ चले जाएंगे, क्या कहते हैं, शहर से बाहर चले जाएंगे। इसका मतलब ये प्रोसेस भी रुक गया, खत्म हो गया। नहीं, बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ कि ये उनके लिए भी अच्छा है, और हम सब जो कराची के रहने वाले हैं जिनके पास कोई और जगह नहीं जाने के लिए, ये उनके लिए भी बहुत अच्छा है कि ये बाहर चला जाए। इसलिए सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है आप लोग, आप बिल्कुल बराबर जो भी शहर के रहने वाले। हाँ, और इसके अलावा कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया जो आप मारीपुर से वो अपना क्या कहते हैं सदर्न बाईपास से लेके जाते हैं। अच्छा हाँ, DIG आए थे मेरे पास पीरमोद शाह आज से 2 महीने भर पहले, तो उनसे मैंने ये क्वेश्चन किया था कि भाई आप गनी चौरंगी से आप इसको नादरन बाईपास से आप लेके क्यों नहीं जाते हैं, आपके क्या कहते हैं जो अंदरूनी मुल्क जा रहा है। उन्होंने एग्री किया था, कह रहे हैं हम आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे कि जो लोकल माल है, जैसे कि जो कराची की सनती एरिया के वो रोड इस्तेमाल करे, और जो अंदरूनी मुल्क जा रही है वो नादरन बाईपास से जाए। बिल्कुल, उनसे ये जब वो साइट एसोसिएशन आए थे, हाँ, उस पर इस मौजू पे उनसे बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई थी, उन्होंने बड़ा हमें टाइम दिया था। हमने उनको 2 दिए थे, या तो ये जो रेलवे, अगर आपने रेलवे नहीं चलानी, बहुत लंबा है, तो उसके बराबर में सारी इंक्रोचमेंट हुई हुई है, ठीक है ना। कराची के सब दुश्मनों में एक दुश्मन इंक्रोचमेंट भी है, तो वो आप खत्म करें, वहां पे डबल रोड चलाएं जो ऑल द वे नॉर्दर्न बाईपास से होती हुई बाहर चली जाए। देखिए, शहर की आबादी कई करोड़ है, 3.5 करोड़ कहते हैं, 4 करोड़ है, वो तो हुकूमत कहती है। अब इतना कंजेस्टेड हो गया, सब कुछ हो गया, उस पर आप और भी इन रोडों पे डाल दें, और कोई यहाँ ना रोड टैक्स देने को तैयार है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर सेस देने को तैयार है, कोई भी कुछ करने को तैयार नहीं। तो भाई इतराज कर रहे थे, ये बैसाखी पे खड़ा शहर कब तक के पाकिस्तान का बोझ संभालेगा। अंजुम निसार तो इतराज कर रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर मैं वही कह रहा हूँ, इस शहर में रहने वाला जो है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर सेस जो होता है बेसिकली रोड की डेवलपमेंट के लिए, और असल में कराची ने पिछले 5 साल में तकरीबन 1000 अरब रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स जमा किए, ठीक है। उसमें से लगाया कितना, उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। बात ये कि वो तो बजट में शामिल कर देते हैं ना। नहीं, वो तो बजट में शामिल हो नहीं सकता। देखिए, अरे सर जी, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड को भी वो बजट में शामिल करते थे, वो ट्रेड डेफिसिट को खत्म करने के लिए। इसको सिंध हुकूमत अपने बजट में नहीं ले सकती, तो सिंध हुकूमत तो कोई जवाब ही नहीं देती ना। मसला वही है कि वो उस अमाउंट को कहाँ खर्च कर रही है, किसी को बता भी नहीं। अच्छा, ऊपर से KMC 100 रुपए मांग रही है वफाक से। यस, तो भाई वो इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स तो, लेना। नहीं, वो तो टैक्स इसीलिए कि जो रोड हमारी यूज हो, हाँ, वो उनको डेवलपमेंट करनी है ना दोबारा, उनको अच्छा। मेरे पास तो प्रोग्राम में टाइम खत्म हो रहा है, मुझे आखिरी बता दीजिए कि कहना क्या चाहेंगे हुकूमत से, जल्दी 2 लफ्ज़ कि इस साल को थोड़ा पाकिस्तान के लिए सीरियस ले लें। दुनिया इस वक्त चेंज होने जा रही है, यूरोप और अमेरिका वो नहीं है जो पहले था। हमें नई वेन्यूज तलाश करने होंगे। जो भी हमारे कमर्शियल अताशीज़ हैं कॉन्सुलेट्स में, अगर वो किसी काम के नहीं है और कोई बिजनेस नहीं ला पा रहे हैं दूसरे मुल्कों से, तो खुदा के वास्ते ऐसे लोग भेजे जाएं जो काम करने में इंटरेस्टेड हो। नहीं, अगर फिर भी आपको मिल रहे तो कारोबारी तबका आपको अपने लोगों में से दे देगा जो यहाँ पे बिजनेस ला सकें। हमें अपना बैंकिंग जो हमारा चैनल्स हैं वो अफ्रीका में हमें बहुत स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। देखिए, हमारा किसी भी नेबरिंग कंट्री से हमारे मामला सही नहीं है, ठीक है। हम कहीं से निकल, तो इवेंचुअली कोई ना कोई नए वेन्यूज तो तलाश करें, हमें करने पड़ेंगे। मेरे हिसाब से जो है ना, हुकूमत को चाहिए कि अब जो भी बजट बने, जो पॉलिसी बने, बिजनेसमैनों को साथ बिठाएं और कम से कम 10 साल पॉलिसी बनाएं। ये 1, 2, 3 साल वाला ऑपरेशन नहीं चलेगा। अब अगर हमने 10 साल प्लान नहीं बनाया बिजनेस कम्युनिटी को अपने साथ लेके, तो ये मुल्क इस तरह आगे नहीं चल सकेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। थैंक यू सर, आप दोनों हजरात। बात यह है नाज़रीन के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं, लेकिन साथ साथ मुझे बहुत अफसोस भी हो रहा है जो दोनों हजरात ने बात की, जो हमने वीडियो कॉल में ली और नजम साहब ने बात की। बात यही होती है कि उनका मुतालबा ये होता है कि हुकूमत जब पॉलिसी मेकिंग करे तो उसमें स्टेक होल्डर्स को साथ लेके बैठे। ये इतनी दफ़ा मैं सुन चुका हूँ अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी में कि आज तक हुकूमत को पता नहीं क्यों सुनाई क्यों नहीं देता। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि आप जिसके हवाले से हिमायत में ख़िलाफ़ जो भी फैसला कर रहे हैं, आप उनसे मशवरा तो कर लेना, और जो भी मुस्बत बातें होती हैं इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए उन पर अमल करना चाहिए। सिर्फ वफाक नहीं, सूबाई हुकूमत को भी चाहिए कि जो बातें करते हैं, जो वो फंड्स रिलीज़ करते हैं, उसमें करप्शन के जो आंसर है उसको वो ख़त्म करें, तो यकीनी तौर पर बहुत सारी चीज़ें जो है वो काबिल अमल भी हो सकती हैं। फिलहाल समझ इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल
इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। उस वक्त अल्लाह हाफ़िज़।